हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी की सीरीज के तहत अब हम लोग क्लास 6 के इतिहास का 9वां अध्याय देखने जा रहे हैं। इसके बाद एक अध्याय और है, फिर क्लास 6 खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। देखिए, इस चैप्टर में खास करके हमको गुप्त वंश के बारे में देखना है। तो फ्रेंड्स, गुप्त वंश जो है वो आज के समय में उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रयागराज। उसके निकट पुराने समय में एक जगह हुआ करता था, उसका नाम था कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में इस राज्य का उदय होता है और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी तक रहे। सीई मतलब ईस्वी। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हो गए। इनका उत्तराधिकारी था, उसका नाम था घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच 280 से लेकर 320 ईस्वी तक रहे। परंतु ये जो दो राजा हुए ऊपर के, ये इतने प्रभावशाली नहीं थे। इन्होंने बस स्थापना कर दी थी, उतना प्रभाव इनका नहीं था। जो सबसे पहले प्रतापी राजा हुए उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जो 319 या कहीं कहीं पर 320 ईस्वी लिखा हुआ है। 319 या 320 से लेकर 314 ईस्वी तक राज करते हैं। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की सर्वप्रथम, यानी कि गुप्त वंश के अंदर सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। आपने पढ़ा होगा, एक लिच्छवी संघ था वैशाली, बिहार के वैशाली वाले क्षेत्र में लिच्छवी संघ। तो लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की। जिस प्रकार से विक्रम संवत है, शक संवत है, इसी प्रकार से गुप्त संवत भी एक आया था। उस गुप्त संवत की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनके बाद अगला जो राजा बनते हैं वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है वो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक रहते हैं। ये और भी बड़े प्रभावशाली राजा हुए। एक तरह से देखा जाए तो गुप्त वंश का सबसे बड़ा राजा समुद्रगुप्त को ही कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत सारी उपलब्धियां थी। सबसे खास उपलब्धि समुद्रगुप्त का ये था कि ये देश के साथ साथ विदेशों में भी आक्रमण करके उनको जीत करके लाए थे। खास करके नेवी का हेल्प लेकर के। उनके पास जल सेना जो है वो स्ट्रांग था। ठीक है, तो वो इंडोनेशिया, इधर श्रीलंका, इंडोनेशिया, यहाँ तक जाते थे युद्ध करने के लिए। तो समुद्रगुप्त जो है एक बहुत ही बड़े प्रतापी राजा हुए। देखिए, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में जानकारी जो है वो हरिसेन के द्वारा रचित इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभ से मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। ठीक है, इन्होंने जितने भी समुद्रगुप्त के विजय थे, विजय अभियान थे, उसके बारे में एक प्रशस्ति पत्र लिखा था। ठीक है, जो कि इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभ से मिलता है। तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हरिसेन। ठीक है, इन्होंने एक प्रशस्ति पत्र लिखा था जिसको इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभ से पाया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रशस्ति क्या होता है। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड था जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी का प्रशंसा करना। ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी एवं कवि थे। ठीक है, तो इसी कारण इनको कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी संगीत प्रेम को इस तरह से देखा जा सकता है कि इन्होंने 6 प्रकार के सिक्के चला रखे थे, यानी कि सिक्कों पर 6 अलग अलग प्रकार की मुद्राएं थी। उसमें एक मुद्रा समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाली सिक्का भी पाई गई है। तो ये इतना ज़्यादा संगीत प्रेमी थे कि अपने सिक्के पर वो वाली मुद्रा भी छपवाए थे। इसके बाद एक बहुत ही खास बात यह था समुद्रगुप्त का कि इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई भी युद्ध नहीं हारा। ठीक है, तो ये युद्ध कभी अपने जीवन में नहीं हारते हैं। और यही कारण है कि विंसेंट स्मिथ जो एक इतिहासकार हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन अगर पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानते थे और ये विष्णु उपासक थे। ठीक है, तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त के बारे में हो गया। दूसरी चीज ये है कि समुद्रगुप्त हमेशा क्या है, पूरे देश में विजय अभियान इनका चला था। साथ साथ में इन्होंने जल सेना के माध्यम से, नेवी के माध्यम से विदेशों में भी आक्रमण, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका और इंडोनेशिया तक इन्होंने आक्रमण करके उसको जीता था। तो इनके पास जल सेना भी स्ट्रांग था। ठीक है, अब समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बनते हैं वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जिन्होंने बाद में चलकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक। इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि समुद्रगुप्त के 2 बेटे हुए। ठीक है, समुद्रगुप्त के 2 बेटे, एक का नाम चंद्रगुप्त और दूसरे का नाम रामगुप्त।
तो रामगुप्त बड़े भाई थे, इस नाते ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त को गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन जो शक थे, शक एक विदेशी आक्रमणकारी लोग थे, है ना, विदेश में वो लोग राजा थे, जैसे कि जो अफगानिस्तान का एरिया भी है, यहाँ पर ये लोग राज करते थे सेंट्रल एशिया में। तो ये बार बार आक्रमण करते थे। तो शकों के आक्रमण से विचलित होकर रामगुप्त ने एक प्रस्ताव दिया शकों को कि रामगुप्त की वाइफ, पत्नी ध्रुव देवी, तो रामगुप्त ने कहा कि संधि के शर्तों के अनुसार वो ध्रुव देवी को शकों को सौंप देगा, ठीक है, और उसके बदले में वो लोग आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली बात थी जो रामगुप्त ने की। तो इसमें क्या होता है कि जब ये संधि शर्त के तहत ऐसा होता है कि ध्रुव देवी को भेजा जाएगा शकों के पास, तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी के स्थान पर वो खुद चले गए वेश बना करके, ठीक है, और वहां जाने के बाद उस राजा को उन्होंने मार दिया, और वहां से वापस आने के बाद उसने रामगुप्त को भी मार दिया, अपने भाई को भी मार दिया, और ध्रुव देवी से शादी कर लिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है चंद्रगुप्त द्वितीय का राजा बनने का, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अच्छा इस कहानी का जो विवरण है वो हमें मिलता है विशाख दत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम नामक एक नाटक है, जिसमें ये कहानी दर्शाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की स्थापना की। अभी हम लोगों ने देखा गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, और विक्रम संवत की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया है, ठीक है। प्रारंभ इसका होता है 58 ईसा पूर्व से, कहीं कहीं पर 57 ईसा पूर्व दिया हुआ है। गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है इसको। क्या कारण है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शिक्षा को भी बहुत ज्यादा, शिक्षा कविता संगीत इन सब के बहुत ज्यादा बड़े प्रेमी थे, है ना। उनके दरबार में जो आप नवरत्न सुनते हैं, नवरत्न जो है वो विक्रमादित्य के दरबार में ही रहते थे, जिसमें माना जाता है कि कालिदास भी उनके एक सदस्य थे। कालिदास जो हमारे महान विद्वान हुए हैं, ठीक है। तो गुप्त वंश का स्वर्ण काल था ये। इसके बाद देखिए क्या होता है, विक्रमादित्य शकों का उन्मूलन कैसे करते हैं। शक जो आक्रमण करते थे उनके उन्मूलन के लिए महाराष्ट्र में एक था वकाटक वंश, ठीक है। वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता की शादी कर देते हैं। प्रभावती गुप्ता विक्रमादित्य की बेटी थी, तो इन दोनों की शादी करा देते हैं, और बाद में विक्रमादित्य और रुद्रसेन द्वितीय मिल करके शकों का उन्मूलन कर देते हैं, जड़ से समाप्त कर देते हैं यहाँ से। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, क्योंकि ये क्लास 6 की हिस्ट्री है इसलिए इसमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, फिर भी बताते चलें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम था कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखेंगे कि गुप्त वंश का आखिरी शासक जो था उसका नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद राजा बनते हैं, ठीक है। और आखिरी शासक जो है वो विष्णुगुप्त थे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये कहा जाता है कि जब इन्होंने शकों का उन्मूलन कर दिया, शकों को अच्छी तरीके से हरा दिया, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रम संवत को शुरू किया था। इसके बाद बुक में दिया हुआ है आपके हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन गुप्त शासक नहीं थे, इनका एक अलग राजवंश है जिसको पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश भी कहा जाता है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक यहाँ पर राज करते हैं, ठीक है। अब देखिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ठीक है, जिन्होंने एक रचना की हर्षचरित की, संस्कृत भाषा में हर्षचरित की रचना की, जिसके अंदर हर्षवर्धन के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। चीन के तीर्थयात्री थे श्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के दरबार में बहुत लंबे समय तक रहे थे, और उनके अनुसार देखिए क्या कहानी है कि हर्षवर्धन जो है इनके पिता और भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर, जो कि भी हरियाणा में है, थानेसर नामक जगह था, वहां के राजा बने। इसके बाद और उनके बहनोई जो है कन्नौज के शासक थे, ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन की बहन का जो शादी हुआ था वो कन्नौज के राजा से हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है, बंगाल का जो शासक था उसने कन्नौज पर हमला करके उनके बहनोई की हत्या कर दी, ठीक है। इसका प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने क्या किया है कि बंगाल के शासक को, अपने बहनोई की हत्या करने के कारण बंगाल के शासक को हरा करके और फिर जा करके कन्नौज पे फिर से कब्जा किया, ठीक है। तो ये कहानी है उनका। हर्षवर्धन जितना ज्यादा फेमस इस प्रकरण में हुए कि बंगाल के शासक को हराने को लेकर, इसके बाद उतना ज्यादा खास उनको कोई खास सफलता नहीं मिली। उन्होंने जब नर्मदा नदी को पार कर दक्कन यानी कि साउथ की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो वहां पर थे चालुक्य नरेश, वहां पर एक चालुक्य वंश था, इसके राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन को रोक दिया। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
पल्लव, चालुक्य एवं पुलकेशिन द्वितीय के प्रशस्ति पत्र, ये हमारा अगला टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पर दक्षिण भारत में दो राजवंश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुए थे। एक का नाम था पल्लव और एक का नाम है चालुक्य। ठीक है, इसका लोकेशन आप देखिए भारत में। पल्लव जो है वो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर पल्लव राज्य था और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम क्या है, कैपिटल है, राजधानी है इसका। और जो चालुक्य है ये कर्नाटक महाराष्ट्र वाले एरिया में था और इसकी राजधानी है एहोल। ठीक है, अब ये दोनों राजवंश जो है इसका देखिए लोकेशन क्या है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो राज्य था चालुक्य राज्य था। और कांचीपुरम से कावेरी नदी के डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा है आंध्र प्रदेश में, राजमुंद्री में आप जानते हैं। तो पल्लव जो है वो कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कुछ विवरण दिया गया है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के एक बहुत ही बड़े प्रतापी राजा थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे विजय अभियान किए थे। इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। ठीक है, और रवि कीर्ति के प्रशस्ति पत्रों से हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चलता है। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तट पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों साइड में आक्रमण किए थे। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि इन्होंने हर्षवर्धन को दक्कन की तरफ बढ़ने से रोका था। और ये जो एक दूसरे पर हमला करते रहते थे, एक दूसरे की जो सीमाएं थी उसको कैप्चर करने की कोशिश करते थे बार बार। ठीक है, तो इन दोनों के आपस में लड़ाई होने के कारण धीरे धीरे क्या हो गए, दुर्बल होते चले गए। और अंततः क्या होता है, राष्ट्रकूट एवं चोल वंश इन दोनों वंशों को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अगर दो व्यक्ति लड़ेगा तो तीसरा उसमें फायदा उठाता ही है। यही इनके साथ हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, तो देखिए अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी जो भूमि से टैक्स मिलता था, भूमि कर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थी, गांव से प्रशासन चालू होता था। ठीक है, और राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन पाने के लिए कुछ कदम उठाया। ठीक है, जो व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण थे उनका समर्थन चाहिए, उसके लिए उन्होंने क्या क्या है देखिए, कुछ पदों को आनुवंशिक कर दिया। ठीक है, आनुवंशिक मतलब वंशानुगत चलेगा। ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल थे जो इसके हरिसेन जो थे, समुद्रगुप्त के टाइम में हरिसेन दरबारी कवि थे। और दरबारी कवि होने के साथ साथ ये महादंड नायक भी थे। महादंड नायक मतलब मुख्य न्याय अधिकारी, यानी कि चीफ जस्टिस जो आज हमारा होता है ना, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वो थे। ठीक है, कुछ पदों को आनुवंशिक बनाया गया। हरिसेन के पिता भी महादंड नायक थे, मुख्य न्याय अधिकारी थे। उसी के तहत हरिसेन को भी महादंड नायक का जो पोस्ट है वो मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, एक व्यक्ति को विभिन्न पद दिए गए। अगर किसी व्यक्ति को खुश करना है तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम दीजिए, है ना, बहुत सारे पावर दीजिए। तो एक व्यक्ति को विभिन्न पद दिए गए। इसमें भी एग्जाम्पल आता है हरिसेन का, कि हरिसेन एक तो दरबारी कवि थे, महादंड नायक थे। इसके बाद ये कुमार अमात्य करके एक पोस्ट पे विराजमान थे। कुमार अमात्य भी जो है क्या था, पोस्ट था। अमात्य मतलब हमेशा आप समझिए धन से रिलेटेड चीजें होती है, पैसों से रिलेटेड चीजें थी। और इनके पास एक और पोस्ट था, संधि विग्रहिक। ठीक है, स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। फॉर एग्जाम्पल मुख्य बैंकर, जो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी या बैंकर होता था, इनका बोलबाला होता था। यानी कि स्थानीय प्रशासन, जो गांव का प्रशासन चलता होगा, उसमें इन लोगों का बहुत ज्यादा बोलबाला था। एक था प्रथम कुलिक। देखिए इन वर्ड्स को समझिए, प्रथम कुलिक का मतलब होता है मुख्य शिल्पकार या प्रधान शिल्पकार। ठीक है, प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार। सार्थवाह, सार्थवाह का मतलब होता है व्यापारियों के काफिले का नेता। ठीक है, व्यापारियों का जो काफिला चलेगा उसका जो नेता है उसको सार्थवाह कहा जाता था। और कायस्थ आप जानते हैं प्रधान लिपिक को कहा जाता था। तो इन सब का स्थानीय प्रशासन में बोलबाला था। आप इन टर्म्स को भी अच्छे से याद करके रखेंगे। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार, सार्थवाह व्यापारियों के काफिले का नेता, और कायस्थ जो है वो प्रधान लिपिक। ठीक है, अब जो है राजा एक नए प्रकार की सेना भी रखना शुरू कर दिए थे। कई सारे राजा थे जो पुरानी जो पारंपरिक सेना थी, सुसंगठित सेना जिसके अंदर हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक ये सब होते थे, तो ये भी रखते थे। और इसके जगह पर एक और व्यवस्था आ गई थी, सेना नायक की व्यवस्था। ठीक है, तो सेना नायक की व्यवस्था में क्या था कि ये एक सेना नायक जो है इसके पास बहुत सारा फौज होता था, हाथी घोड़े सब ये रखते थे, हथियार वगैरह रखते थे। और जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी तो वो सेना नायक से हेल्प मांगते थे और वो हेल्प करते थे। मतलब राजा को सेना रखने की जरूरत नहीं थी, एक सेना नायक से कॉन्टेक्ट ही काफी था। ठीक है, और ये सेना नायक जो है इनको नियमित वेतन नहीं मिलता था, कोई सैलरी नहीं था।
इन्हें कुछ भूमि दे दी जाती थी जहां से ये टैक्स वसूलते थे और उस पैसे से अपने हाथी, घोड़े, युद्धक हथियार वगैरह सब मैनेज करते थे। और इन सेना नायकों को एक वर्ड है सामंत, सामंत कहा जाता था। ठीक है, तो गुप्त वंश में आप देखेंगे सामंत वर्ड मतलब क्या हो गया, एक सेना नायक है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में अगला टॉपिक है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। ठीक है, तो वहां पर सभाएं कैसे होती थी देखिए। ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन होता था जिसको सभा कहा जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मण भूस्वामी होंगे, उनके संगठन को सभा कहेंगे। ये सभाएं जो थी वो उप समितियों के जरिए कुछ कामों का देखरेख करती थी, जैसे कि सिंचाई, खेतीबाड़ी, सड़क निर्माण, मंदिरों की देखरेख। उप समिति जैसे अभी होता है कि एक पोर्टफोलियो होता है, उसमें मिनिस्टर होते हैं, उसके नीचे उसे छोटे लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद अधिकारी लोग होते हैं। तो ऐसे करके उस टाइम में भी उप समिति बना करके ये लोग कुछ कामों को देखते थे। ठीक है, और वैसे इलाके जहाँ पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण थे, ठीक है, तो उन इलाके में एक ग्राम सभा देखी गई है जिसका नाम होता था उर। ठीक है, उर नाम की ग्राम सभा देखी गई है। व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। नगरम वर्ड कहीं पर देखिए, मतलब वो व्यापारियों का संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है कि उस जमाने में जो आम लोग थे उनके बारे में विवरण मिला है, वो कैसे रहते थे, उनकी क्या दशा थी उसके बारे में। ठीक है, तो इन लोगों के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत उस समय में रचित नाटक वगैरह से मिलता है। कहा जाता है कि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है, तो कालिदास के जो नाटक थे वो जनरली क्या करते थे कि राज दरबार का चित्रण किया करते थे। कोई भी नाटक में सीन होता था तो वो राज दरबार की ज़्यादा उसमें बात किया करते थे। ठीक है, तो इसमें उनके नाटकों में देखा गया है कि जो ब्राह्मण होते थे वो संस्कृत बोलते थे। ठीक है, संस्कृत भाषा यूज करते थे, और जो बाकी नॉर्मल लोग हैं, अन्य पुरुष हो गए, महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, वो लोग प्राकृत भाषा यूज करते थे। ठीक है, कालिदास के नाटक की एक खासियत है, दो खासियत, एक तो उनके नाटक में राज दरबार के चित्रण देखे जाते हैं, और दूसरा कि उनके नाटकों में ब्राह्मण जो है वो संस्कृत बोलते थे और अन्य लोग प्राकृत बोला करते थे। ठीक है, कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अगर पूछा जाए अभिज्ञान शाकुंतलम किनके द्वारा रचित है तो आंसर हो जाएगा कालिदास। इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला को एक अंगूठी गिफ्ट करते हैं, उपहार देते हैं। ठीक है, और एक दिन शकुंतला नदी में स्नान करते वक्त उसका अंगूठी गिर जाता है, उस अंगूठी को एक मछली निगल लेती है। ठीक है, तो शकुंतला का अंगूठी खो जाता है, राजा बड़ा दुखी होते हैं इस बात को लेकर के, और बहुत कोशिश किया जाता है ढूंढने का। अंत में एक मछुआरे को वो मछली मिलती है जिसने वो अंगूठी निगल ली थी। ठीक है, तो मछुआरा फिर वो अंगूठी मछली से प्राप्त करता है और राजा के पास जाता है बताने के लिए कि उसे वो अंगूठी मिली है। जब वो मछुआरा जाता है राजा दुष्यंत के दरबार में, तो जो द्वारपाल थे और जो पुलिस वाले थे वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करते हैं। ठीक है, लेकिन अंततः जब वो मछुआरा राजा के सामने पेश होता है तो राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे उपहार वगैरह देते हैं। ठीक है, और जब उसे उपहार मिलता है तो वही द्वारपाल और पुलिस वाले जो उसके साथ बदसलूकी कर रहे थे वो उस धन के लोभ में उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं शराब खाने की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार का ये नाटक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक। ठीक है, इसके बाद इसी समय फासियन जो चीनी तीर्थयात्री थे उन्होंने अछूतों की दशा का वर्णन किया है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि जो अछूत लोग थे, जो छोटे वर्ग के लोग थे जैसे कि शूद्र, ठीक है, तो उनका क्या था कि अगर उनको कभी गांव से बाहर या शहर में जाना है तो वो क्या करते थे कि एक लकड़ी से किसी बर्तन को पीटते हुए चलते थे। ठीक है, ताकि उस आवाज़ से लोग सतर्क हो जाएं कि कोई अछूत व्यक्ति आ रहा है। तो दूर से आगाह किया जाता था कि कोई अछूत व्यक्ति आ रहा है तो लोग सतर्क हो जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की दशा थी। इसके बाद बाण भट्ट जो है, जो राजा हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि थे, इन्होंने अपनी राजा के सेना का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, क्या क्या लिखते हैं, सेना में हथियार, बर्तन, खाने पीने का सामान जैसे कि बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जी, ईटीसी, ये सब लेकर के चलते थे। ठेला गाड़ी, ऊंट या हाथी, इस पर जो है सामान लाद करके ले चलते थे। ठीक है, साथ में संगीतकार होते थे जो नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते चलते थे। ठीक है, और राजा जो सेना लेकर चल रहे हैं तो रास्ते में जो गांव पड़ते थे वो राजा का सत्कार किया करते थे, उनके लिए दही, गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे, और साथ ही कोशिश करते थे कि हम राजा से मिल करके अपनी समस्याओं का फरियाद करें और कुछ राजा से हेल्प मिल जाए। और गांव के लोग पशुओं के लिए चारा लाते थे, जो राजा की सेना में पशु चल रहे हैं उसके लिए चारा लाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको सेवा सत्कार करना होता था सेना का। और
सेना जब किसी गांव से निकल चुकी होती थी तो अपने पीछे विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी, मतलब जो भी झोपड़ी वगैरह थे उसको कुचल देते थे, है ना, उसके हाथी वगैरह। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से भी सेना गुजरती थी वहाँ पर विध्वंस की कहानी देखी जाती थी। और बाणभट्ट अपने इसी वृत्तांत में लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। जब सैनिक आगे चलते थे पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 9, नए साम्राज्य और राज्य। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।